नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उपकार पे। आज उत्तराखंड का इतिहास भाग 2 लेके आया हूँ। ठीक है, भाग 2 लेके आया हूँ जिसमें क्या हम उत्तराखंड का ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। इससे जो पहला वीडियो है वो क्या है हमारा, वो था हमारा उत्तराखंड का इतिहास ही था। लेकिन उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था उत्तराखंड का भौगोलिक स्वरूप हो गया, और क्या हो गया जो हमारे विभिन्न राज्य थे, जैसे स्वतंत्रता से पूर्व क्या एक ही हिमालयी राज्य अस्तित्व में था, असम। ठीक है, उसके बाद कितना 24 अक्टूबर 1947 के बाद हमारा कौन सा जम्मू और कश्मीर भी क्या आ गया, हिमालयी राज्य के रूप में अलग विकसित हुआ। उसके बाद हमारा क्या मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और उत्तराखंड, ठीक है, इनका क्या अलग अलग करके ये क्या आए, अस्तित्व में आए। आज उसी का भाग 2 है हमारा। ठीक है, भाग 2 है, पढ़ेंगे उत्तराखंड का इतिहास भाग 2। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड का इतिहास भाग 2। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि उत्तराखंड का जो इतिहास है वो क्या है, विशेषकर पौराणिक है। ठीक है, पौराणिक है और क्या है, गौरवपूर्ण है। क्या है, गौरवपूर्ण है। क्या बोल रहा है, उत्तराखंड का इतिहास पौराणिक है, गौरवपूर्ण है। ठीक है, क्यों है इसका हम कारण बताते हैं आपको। ठीक है, क्यों जो उत्तराखंड का इतिहास है ना ये इतना पौराणिक और वो क्यों है, गौरवपूर्ण क्यों है। ठीक है, कि जो उत्तराखंड है ये पहाड़ों, ठीक है, घाटियों, जंगलों तथा नदियों से युक्त यह क्षेत्र आदिकाल से ही तपस्वियों, तीर्थयात्रियों तथा राजाओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। क्या बोल रहा है, जो उत्तराखंड है ना ये पौराणिक काल से ही क्या रहा है, तपस्वी हो गए, ऋषि हो गए, ठीक है, मुनि हो गए, राजा हो गए, इनका क्या रहा है, आकर्षण केंद्र रहा है। उसे देवभूमि तभी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि ये तपस्वियों की भूमि थी, ऋषियों की भूमि थी। ठीक है, क्या राजाओं का आकर्षण का केंद्र था। ठीक है, यहाँ पे क्या बहुत अच्छी अच्छी संस्कृति परंपराएं थी, जिससे इसका इतिहास क्या बोला जा सकता है, गौरवपूर्ण और पौराणिक कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसके जो इतिहास को है हम विभिन्न कालों में इसको देखा जा सकता है। ठीक है, इसके इतिहास को विभिन्न कालों में देखा जा सकता है, जिसमें क्या है, प्रागैतिहासिक काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, और कौन सा हो गया, ऐतिहासिक काल हो गया। ठीक है, तो तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की विशेषता क्या थी, आद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या थी, और ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या थी, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले हम लेते हैं प्रागैतिहासिक काल को। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को तो राज्य के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने वाले पाषाणोपकरण, गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृद भांड। क्या होता है मृद भांड का अर्थ, मृद भांड का अर्थ कोई बताएगा मुझे, मृद भांड। तो मृद भांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन। ठीक है, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन तथा धातु उपकरण प्रागैतिहासिक काल से मानव निवास की पुष्टि होती है। देखो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य किसके आधार पर है कि राज्य में विभिन्न स्थान है, उनमें से क्या पाषाणोपकरण हो गए, गुफा हो गए जो, ठीक है, पुराने काल की गुफा हो गए, पाषाणोपकरण मतलब पत्थर के बने हुए गुफा हो गए, शैलचित्र हो गए, और उन्हीं पे गुफाओं की दीवारों पे क्या बने थे, चित्र बने थे। ठीक है, रंगों से सजाए गए थे। वो अभी मैं आपको नीचे बताता हूँ कौन सा चित्र कहाँ मिला, कैसे रंग से सजाया था। ठीक है, उसकी क्या प्रमुख विशेषता थी, वो चित्र किसका था, वो आपको मैं नीचे बताऊंगा। कंकाल हो गए, मृदभांड तथा धातु उपकरण प्रागैतिहासिक काल से मानव विकास की पुष्टि करती है। तो आइए इस काल के प्रमुख साक्ष्य अधोलिखित हैं। क्या बोल रहे हैं, जो प्रागैतिहासिक काल है इसके प्रमुख साक्ष्य अधोलिखित हैं। जैसे पहले बात करते हैं हम लाखों गुफा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है लाखों गुफा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कब खोजा गया, 1963 में खोजा गया। ठीक है, इसे उड्यार भी बोलते हैं। ठीक है, पहाड़ी में उड्यार कुनी। ठीक है, गुफा को क्या बोलते हैं, उड्यार बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे है, अल्मोड़ा के बाड़ूछीना के पास दलबैंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, अल्मोड़ा के पास, बाड़ेछीना के पास दलबैंड नामक स्थान है, वहां पे ये लाखों उड्यार, लाखों गुफा स्थित है। इसकी विशेषता जान लेते हैं। ठीक है, मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं इस गुफा से। क्या, मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, और मानव आकृतियों को समूह या अकेले नृत्य करते दिखाया गया है। और वो चित्रों में क्या मानव आकृतियां हैं जो उसमें समूह या अकेले में क्या नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और चित्रों को रंगों से भी सजाया गया है, जो चित्र हैं वो क्या है, रंगों से भी
सजाए हैं। ठीक है, तो ये लाखों गुफा था, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बन जाता है। ठीक है, कि क्या बनता है कि मानव तथा पशुओं के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, ये हमारे कहाँ से प्राप्त हुए, ये हमारे लाखों उडियार या लाखों गुफा से प्राप्त हुए, और इन चित्रों को रंगों से भी सजाया गया है। नेक्स्ट है हमारा गोरखिया गुफा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चमोली के पास अलकनंदा के किनारे डुगरी गांव। ठीक है, कहाँ बोला, चमोली के पास अलकनंदा के जो अलकनंदा नदी है उसके किनारे डुगरी गांव। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, कोई बताएगा? ये देवप्रयाग में होता है। ठीक है, देवप्रयाग के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, और देवप्रयाग से के ऊपर से इसे क्या, अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, सास बहू के नाम से भी जाना जाता है। देवप्रयाग पे इनका मिलन होता है और वहीं से ये गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। चमोली के पास अलकनंदा के किनारे डुगरी गांव पर स्थित है गोरखिया गुफा। ठीक है, विशेषता क्या है, मानव भेड़ हो गए, बारहसिंगा हो गया, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं, जो लाखों गुफा से चित्रों से अधिक चटकदार है। देखो गोरखिया गुफा से क्या प्राप्त हुआ। ठीक है, मानव भेड़ हुए, ठीक है, मानव के चित्र हो गए, भेड़ के हो गए, बारहसिंगा हो गया, लोमड़ी हो गया, आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। और चित्र कैसे हैं, जो हमारा लाखों उडियार था उससे भी अधिक चटकदार है। चटकदार मतलब उससे भी ज़्यादा आकर्षित करने वाले, रंगों से तीक्ष्ण वाले। ठीक है, चटकदार है। तो ये गोरखिया गुफा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं किमनी गांव। तो ठीक है, चमोली के थराली के पास किमनी गांव स्थित है। ठीक है, चमोली के कहाँ, थराली के पास किमनी गांव स्थित है। यहाँ क्या, हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के चलचित्र मिले हैं। ठीक है, कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, ये हमारे किमनी गांव से। ठीक है, कहाँ है, चमोली के पास, थराली के पास स्थित है। नेक्स्ट है मलारी गांव। ठीक है, जान लेते हैं मलारी गांव के बारे में। चमोली जिले के सुदूर तिब्बत सीमा से सटे मलारी गांव में ग्वालदम विश्वविद्यालय के शोधकर्ता को सन 2002 में हजारों वर्ष पुराना नर कंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग, इंपोर्टेंट क्या रखता है, 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण आदि अवशेष मिले हैं। ठीक है, क्या मिला है, क्या मिला है ने, पुराने नर कंकाल मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जानवरों के अंग मिले हैं, 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण आदि अवशेष मिले हैं। कभी आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि 5.2 किलो का जो एक सोने का मुखावरण था वो राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो ये मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं। परीक्षाओं में परीक्षा बनता है इससे प्रश्न। ठीक है, 5.2 इंपोर्टेंट है, 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण। ठीक है, नेक्स्ट है लुएपथाप। ठीक है, अल्मोड़ा के पास लुएपथाप से प्राप्त शैलचित्र मानव को शिकार करते हुए हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, लुएपथाप कहाँ पे, अल्मोड़ा में है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, मानव को मानव को शिकार करते और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है हुडली। ठीक है, इंपोर्टेंट होने वाले हैं। कभी आपसे परीक्षा में पूछ ली जाए कि नीले रंग की जो शैलचित्र थे उनका प्रयोग राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो ये हुडली उत्तरकाशी से। ठीक है, तो बात करते हैं हुडली के बारे में। ठीक है, उत्तरकाशी के पास हुडली से प्राप्त शैलचित्र पर नीले रंग का प्रयोग किया गया है। कौन से शैलचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है, किस स्थान के शैलचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है, तो ये हुडली उत्तरकाशी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका पेटसाल। अल्मोड़ा के पेटसाल व पूनाकोट गांव के बीच कफरकोट। ठीक है, कफरकोट से प्राप्त नृत्यरत मानवाकृतियां कथई रंग से प्राप्त रंगे हैं। क्या बोल रहा है पेटसाल में कि अल्मोड़ा के पेटसाल व पूनाकोट गांव के बीच कफरकोट है से प्राप्त नृत्यरत मानव आकृतियां कथई रंग से रंगे हैं। नेक्स्ट है आपका फलसीमा, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा के फलसीमा से योग तथा नित्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां मिली हैं। क्या मिली हैं, फलसीमा से योग तथा नित्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं रामगंगा। रामगंगा घाटी से पाषाणकालीन शवागार और कफमास्क मिले हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो रामगंगा की घाटी है वहां से ना पाषाणकालीन शवागार हो गए और कफमास्क प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट है बनकोट, इंपोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। राज्य के किस क्षेत्र से प्राप्त 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं? तो ये हमारे बनकोट कहाँ है? पिथौरागढ़ के पास। ठीक है, कहाँ है? पिथौरागढ़ के पास। विशेषता क्या है? 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं बनकोट से। ठीक है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट कुछ बात कर लेते हैं अन्य के बारे में। ठीक है, गढ़वाल, गढ़वाल क्षेत्र से कई स्थलों से चित्रित धूसर मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं। मृत भांड मैंने मिट्टी के बर्तन बताया था। ठीक है, तो ये हमारा था प्रागैतिहासिक काल। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे प्रागैतिहासिक काल में क्या थे? इतिहास की पुष्टि किन चीज़ों ने कराई? गुफा ने कराई। जैसे क्या बताया मैंने आपको, है जैसे मैंने आपको बताया लाखू गुफा, गोरखिया गुफा, ठीक है, किमनी गांव, हुडली, फलसीमा, पेटसाल, लेपथाल और क्या रामगंगा, बनकोट और गढ़वाल से भी बहुत सारे क्या शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये क्या कराते हैं? हमें प्रागैतिहासिक काल के क्या मानव पुष्टि का क्या करते हैं? साक्ष्य बताते हैं। आप बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं इसकी क्या प्रमुख विशेषता है, इसमें क्या क्या कार्य हुए थे। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में इतिहास के प्रमुख स्रोत विभिन्न धार्मिक ग्रंथ है। देखो, प्रागैतिहासिक में क्या थे? जो विभिन्न गुफा थे, शैलचित्र थे, उनके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, उनसे मानव पुष्टि का निर्माण होता है। अब आद्य ऐतिहासिक काल की बात करता है तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? धार्मिक ग्रंथ हैं। तो ठीक है, इस काल का विस्तार चतुर्थ शताब्दी के ऐतिहासिक काल तक माना जाता है। कब माना जाता है? चतुर्थ शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक इस काल की में साक्ष्य मिले हैं। क्या क्या मिले हैं वो बात कर लेते हैं। जैसे लोहे, ताम्र धातुएं, कृषि पशुपालन तथा ग्रामीण नगरीय सभ्यताएं यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लोहे के बर्तन हो गए, ताम्र धातुएं होगी और क्या कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और ग्रामीण नगरीय सभ्यता के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो बात करते हैं उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख की बात करते हैं। तो इसे किस में मिलता है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, जो सबसे पुराना वेद है, प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, में मिलता है जिसमें इसे देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। उत्तराखंड को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है, तो वेदों के अलावा इसका उल्लेख उपनिषद हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है? वेदों में तो मिलते ही हैं आद्य ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य है। उसके बाद कहाँ? वेदों के अलावा इसका उल्लेख किसमें? उपनिषद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, पुराण, रामायण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों में भी मिलते हैं। उपनिषद कितने हैं मैंने आपको बताया था? 108 हो गए। पुराण कितने हैं? 18 हो गए। वेद कितने हैं? 4 हो गए। उपवेद कितने हैं? 4 हो गए। और वेदांग कितने हैं? 6 हो गए। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ऋग्वेद वेद 4 हो गए और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, और उपवेद कितने हो गए? 4 हो गए। और हमारे जो वेदांग है क्या? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण। ठीक है, ये क्या है? वेदांग 6 हो गए। उपनिषद 108 हो गए। पुराण 18 हो गए। ठीक है, याद कैसे करना? पुराण 18 हो गए, 18 के बीच में एक जीरो लगा दो, उपनिषद 108 हो गई। ठीक है, अगर बात करें सबसे पुराने पुराण की तो वो कौन सा है? वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, क्या है सबसे पुराना पुराण? मत्स्य पुराण है। तो इन ग्रंथों में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। किसको? उत्तराखंड को। अब बात करते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में यहाँ उत्तर कुरुओं के निवास होने के कारण इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है? ऐतरेय ब्राह्मण में यहाँ उत्तर कुरुओं के निवास होने की पुष्टि होती है, जिसके कारण यहाँ क्या उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है इस क्षेत्र को, उत्तराखंड को। ठीक है, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंड नेपाल हो गया, मानसखंड हो गया, केदारखंड हो गया, वर्तमान में कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक है, मानसखंड, कुमाऊं, केदारखंड, गढ़वाल। ठीक है, जालंधर एवं कश्मीर का उल्लेख है, जिसमें से 2 खंडों का संबंध वर्तमान उत्तराखंड से है, मानसखंड और केदारखंड से। ठीक है, मानसखंड कुमाऊं हो गया, केदारखंड गढ़वाल हो गया। तो बात करते हैं आगे
पुराणों में मानसखंड एवं केदारखंड के संयुक्त रूप को क्या कहा गया? उत्तराखंड कहा गया, ब्रह्मपुर कहा गया, खसदेश आदि नामों से जाना जाता है। पुराणों में क्या मानसखंड एवं केदारखंड का संयुक्त रूप, दोनों का मिश्रण रूप को क्या उत्तराखंड के नाम से संबोधित किया गया, ब्रह्मपुर के नाम से संबोधित किया, खसदेश आदि नामों से संबोधित किया। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाली ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र में हिमवंत शब्द प्रयुक्त किया गया। हिमवंत शब्द प्रयुक्त कहाँ किया गया? बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में। ठीक है, जो बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथ थे ना, उसमें उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया। ठीक है, किसमें कहा गया? बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया। गढ़वाल क्षेत्र को पहले बद्रिकाश्रम क्षेत्र तपोभूमि हो गया, स्वर्ग भूमि हो गया, और महाभारत और पुराण में से स्वर्ण भूमि कहा जाता था, स्वर्ग भूमि। ठीक है, एवं केदारखंड आदि नामों से जाना जाता है। क्या बोल रहा है? जो गढ़वाल क्षेत्र है ना, इसके पहले बद्रिकाश्रम हो गया क्षेत्र हो गया, बद्रिकाश्रम क्षेत्र हो गया, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि एवं केदारखंड आदि नामों से जाना जाता था। यहाँ के अलकापुरी कुबेर की राजधानी। ठीक है, अलकापुरी किसकी राजधानी थी? कुबेर की राजधानी थी। नामक स्थान में मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास का स्थल मानते हैं। ठीक है, यहाँ के जो अलकापुरी कुबेर की राजधानी थी, ठीक है, अलकापुरी में के किसकी राजधानी थी? कुबेर की राजधानी थी। नामक स्थान को मनुष्य के आदि पूर्वज, ठीक है, जो मानव है उसके पूर्वज किसे माना जाता है? मनु को, तो उनका निवास स्थल मानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी हिमयान में बिसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठाश्रम है। क्या बोल रहा है? टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी है, उसका नाम है हिमयान। ठीक है, उस पट्टी का नाम क्या है? हिमयान में बियोन नामक पर्वत। ठीक है, हिमयान पट्टी में बिसोन है ये। ठीक है, मिस्टेक माफ करना। ये क्या है? हिमयान पट्टी में बिसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठाश्रम है। गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग की शीतोष्णु पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी, इसी कारण यहाँ मंसार में प्रतिवर्ष मेला लगता है। ठीक है, जब 14 वर्ष से वनवास के बाद ना सीता जी और राम जी वापस अयोध्या लौटे, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता है कि हमारा समाज बहुत ज़्यादा बातें बना देता है। क्यों? बातों का बतंगड़ कर देता है। ठीक है, जो हुआ नहीं है उसे भी हुआ होनी कर देता है। ठीक है, ऐसा कि दूसरों के सुख दुख में विघ्न डाल देता है, बातों को क्या कर देता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ऊंचे स्तर तक क्या कर देता है? पहुंचा देता है। तो उसी कारण क्या हुआ? सीता जी क्या हो गई थी? अग्नि में समाई थी। ठीक है, कहाँ समाई थी? ये हमारे देव प्रयाग के शीतोष्णु पट्टी है, उसमें सीता जी समाई थी। और यहाँ प्रतिवर्ष मंसार में क्या लगता है? मेला लगता है। रामायण काली जो बाणासुर थे ना, आपने सुना होगा, व्यथा अभिमान क्यों करता अरे रावण सभा के बीच। ठीक है, जब सीता स्वयंवर हो रहा था तब की बात है। ठीक है, रावण को क्या था? घमंड था बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि मैं धनुष को उठा के तोड़ दूंगा। तो उससे पहले क्या करते? बाणासुर तो क्या थे तो राक्षस जाति के, लेकिन क्या थे? अच्छे थे। ठीक है, उनके विचार ठीक थे। तो उन्होंने रावण को क्या संदेश दिया कि व्यथा अभिमान क्यों करता अरे रावण सभा के बीच, संभल जा तू, संभल जा तू, संभल जा। बाणासुर की भी क्या, रामायणकालीन बाणासुर का भी जो राज्य था इसी गढ़वाल क्षेत्र में था। उनका भी राज्य कहाँ था? इसी गढ़वाल क्षेत्र में था। इसकी राजधानी ज्योतिषपुर, जिसे आप जोशीमठ के नाम से जाना जाता था है। ठीक है, जोशी मठ को पहले किस नाम से जाना जाता था? ज्योतिषपुर के नाम से। तो ये बाणासुर की क्या थी? राजधानी थी। प्राचीन काल से इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम नामक दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थी। ठीक है, प्राचीन काल में क्या इसी क्षेत्र में बद्रिकाश्रम हो गया और कर्णाश्रम नामक क्या थे? दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। इनमें से कर्णाश्रम विशेष महत्व रखता है। किस लिए? दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण। ठीक है, जो कर्णाश्रम है ये किससे संबंधित है? दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए। ठीक है, विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी आश्रम में चक्रवर्ती भरत का जन्म हुआ था।
इसी आश्रम में जो कर्णाश्रम है ना, इसमें क्या हुआ था, चक्रवर्ती भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। ठीक है, तब से इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड से मिलता है। ठीक है, कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख कहाँ से मिलता है, कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख हमें मिलता है स्कंद पुराण के मानस खंड से। ब्रह्मा एवं वायु पुराण के अनुसार यहाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों का निवास करती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो ब्रह्मा एवं वायु पुराण के अनुसार क्या यहाँ किरात हो गया, किन्नर हो गए, यक्ष हो गए, गंधर्व हो गए, विद्याधर हो गए, नाग आदि जातियों का निवास की पुष्टि करती है जाखन देवी मंदिर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, निम्न मंदिर, निम्न राज्यों में से जाखन देवी, निम्न क्षेत्र में से जाखन देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये अल्मोड़ा। ठीक है, में यक्षों के निवास करने की पुष्टि करता है। वहीं कुमाऊं में बिनाग, ठीक है, बिनाग अब प्रयोग में नहीं, पहले से बिनाग या बेनीनाग बोलते हैं हम। ठीक है, पहले बिनाग, अभी बेनीनाग नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, धौरनाग हो गया, कालीनाग हो गया, पिंगन नाग हो गया, खरही नाग हो गया, बासुकी नाग हो गया, आदि नाग जाति के लोगों के निवास करने को क्या करता है, प्रमाणित करता है। ठीक है, जो यहाँ क्या नागों की जो पुष्टि करता है, बिनाग या बेनीनाग से हो गया, धौनी नाग हो गया, काली नाग हो गया, पिंगन नाग हो गया, खरही नाग हो गया, बासुकी नाग आदि नाग जाति के लोगों की निवास करने को प्रमाणित करता है। उक्त सभी मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध कहाँ का मंदिर है, ये है हमारा पिथौरागढ़ का बिनाग या बेरीनाग, क्या है, सबसे प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं कि अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व, ठीक है, मुंडा भाषा के साथ किरातों के वंशज आज भी कुमाऊं के अस्कोट एवं डोडीहाट नामक स्थानों पर निवास करते हैं। देखो क्या है कि अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा के साथ किरातों के वंशज आज भी कुमाऊं के अस्कोट एवं डोडीहाट नामक स्थान पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो ये हमने आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा है। अब कुछ प्रमुख लेखों की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रमुख लेखों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राज्य के विभिन्न स्थलों से कई प्रकार के शिलालेख, मंदिर लेख और गुहा भित्ति लेख, ईंट लेख, मूर्ति पीठिका लेख, त्रिशूल लेख, ताम्र लेख एवं मुद्रा लेख आदि ऐतिहासिक लेख मिले हैं। क्या बोल रहा है, जो राज्य है ना उसके विभिन्न स्थलों से क्या मिले हैं, हमें विभिन्न शिलालेख प्राप्त हुए हैं। मंदिर लेख हो गया, गुहा भित्ति लेख हो गया, ईंट लेख हो गया, मूर्ति पीठिका लेख हो गया, त्रिशूल लेख, ताम्र लेख एवं मुद्रा लेख आदि ऐतिहासिक लेख मिले हैं। तो पहली बात कर लेते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट है, कालसी अभिलेख। ठीक है, किसका है, बात कर लेते हैं, देहरादून उत्तर टोन से यमुना संगम पर है। ठीक है, कालसी कहाँ पे है, देहरादून के उत्तर में टोन से यमुना नदी पर, यमुना नदी के संगम पर है कालसी। ठीक है, पाली भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, अशोक किसका है, कालसी अभिलेख अशोक का है। ठीक है, कौन सी भाषा में है, पाली भाषा में है। तो इस जो अभिलेख है इसमें क्या कहा गया है, अशोक ने क्या कहा गया है, क्या लिखा हुआ पाया गया है, ये तो साक्ष्य है ना, जो अभिलेख है जो क्या देहरादून उत्तर टोन से यमुना संगम के पास से मिला है, ईसा पूर्व 200 कितना 57 में मिला है, तो पाली भाषा में है। तो अशोक ने उसमें क्या लिखा है, लिखा था, या अशोक के इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है कि उसने राज्य के हर स्थान पर मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। इसमें हिंसा को त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है। इस अभिलेख में लिखा हुआ क्या पाया गया है, अशोक ने राज्य के हर स्थान पर क्या मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था कर दी थी, और इसमें हिंसा को त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात की है। हमारे महात्मा गांधी जी क्या बोलते थे, सत्य अहिंसा। ठीक है, सत्य अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए। ठीक है, सत्य और अहिंसा से बड़ी शक्ति कोई नहीं होती। ठीक है, याद रखना। ठीक है, उनका प्रसिद्ध भजन, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। बोलो रघुपति राघव राजा राम,
सबको सन्मति दे भगवान। हे ईश्वर सबको अच्छी बुद्धि दे, सबको सन्मति दे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं गांधी जी कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। तो वही अशोक के अभिलेख से भी क्या इसमें भी यही लिखा हुआ पाया है कि इसमें हिंसा को त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है। नेक्स्ट है लाखामंडल, देहरादून के पास जौनसार भाबर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। किसका अभिलेख है? राजकुमारी ईश्वरा का। ठीक है, किसका? राजकुमारी ईश्वरा का। कौन सा अभिलेख? लाखामंडल। ठीक है, निम्नलिखित में से लाखामंडल किसका अभिलेख है? तो राजकुमारी ईश्वरा का। गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ तथा नाला के लेख, ठीक है, मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण है। क्या बोल रहा है कि गोपेश्वर एवं कालीमठ हो गए, केदारनाथ हो गया तथा नाला के लेख मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण है। देवप्रयाग, वामन गुहा तथा कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। देवप्रयाग में ना वामन गुफा नाम है। ठीक है, वामन गुफा में क्या? वामन गुफा तथा कल्पनाथ में क्या? गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। ठीक है, देवलगढ़ व कुलसारी से कौन सा लेख प्राप्त हुआ? मूर्त पीठिका लेख प्राप्त हुआ। गोपेश्वर तथा बाड़ा घाट से कौन सा? घट नहीं है। ठीक है, वर्तनी सुधार भी करनी है, आ की मात्रा है। ठीक है, बाड़ा घाट, आ की मात्रा आएगा। ठीक है, घट नहीं, बाड़ा घाट। यहाँ से मिला है त्रिशूल लेख। देवल व कोलसारी से मिला है मूर्ति पीठिका लेख। गोपेश्वर तथा बाड़ा घाट से मिला है त्रिशूल लेख। प्रथम व एवं द्वितीय सदी की क्या? कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से मिली हैं। क्या बोला कि प्रथम एवं द्वितीय सदी की जो क्या है कुषाणकालीन मुद्राएं हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से मिली हैं। और मूर्ध्वज स्तूप से तीसरी सदी का मुद्रा लेख मिला है। क्या मूर्धज स्तूप से क्या मिला है? तीसरी सदी का मुद्रा लेख मिला है। किससे मिला है? मूर्धज स्तूप से। तो कार्तिकीय राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख पांडुकेश्वर, कंडारा हो गए, चंपावत तथा बैजनाथ आदि स्थलों से भी मिले हैं। जो कार्तिकेयपुर राजा थे ना, इनके लेख कहाँ से मिले हैं? ताम्रपत्र लेख पांडुकेश्वर हो गए, कंडारा हो गया, चंपावत हो गया तथा बैजनाथ आदि स्थलों से मिले हैं। तो ये था आद्य ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं हम ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ऐतिहासिक काल? क्या बोल रहा है कि उत्तराखंड, ठीक है, कि प्राचीन उत्तराखंड मूलतः एक दुर्ह क्षेत्र था। क्या बोल रहा है कि जो प्राचीन पुराना उत्तराखंड था ना, मूलतः क्या था? एक दुर्ह क्षेत्र था। इसका अधिकांश भाग बीहड़ हो गया, वीरान हो गया, जंगल से भरा, लगभग निर्जन था। जो उत्तराखंड था प्राचीन, इसका अधिकांश भाग क्या था? बीहड़ था, वीरान था, जंगलों से भरा, निर्जन था। इसलिए यहाँ किसी स्थायी राज्य के स्थापित या विकसित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं है, जिसके कारण यहाँ किसी राज्य की क्या स्थापित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। थोड़ी बहुत सिक्के हो गए, अभिलेख और ताम्रपत्रों के आधार पर इसके प्राचीन इतिहास के सूत्रों को जोड़ा गया है। थोड़ी बहुत जो हमारे सिक्के हो गए, जो हमारे अभिलेख शिलालेख हो गए, उनसे इसके क्या इतिहास के सूत्रों को जोड़ा गया है। तो पहले बात करते हैं हम कुनिंद शासक के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शासन से प्रश्न बनते हैं उत्तराखंड की परीक्षाओं में बार बार। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा था। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, भाग 2 चल रहा है। ठीक है, उत्तराखंड का ऐतिहासिक दृष्टिकोण और विभिन्न राजवंशों के बारे में चर्चा चल रही है। ठीक है, इससे पहले भाग 1 हमारा पूरा हो चुका है, जिसमें क्या हमने इसके भौगोलिक स्वरूप के बारे में परिचर्चा की थी। और आज हमने किसके बारे में की है? उत्तराखंड का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। हमने 3 कालों में क्या प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हमने क्या पढ़ा? हमने ऐतिहासिक पढ़ लिया, नहीं पढ़ा अभी हमने प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक के बारे में पढ़ लिया। अब बात करने हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो इसमें बात करने हैं कुनिंद शासक के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड पर राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर लगभग 3वीं-4वीं ईस्वी तक इसका शासन रहा। उत्तराखंड पर राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद शासक थे। कौन थे? कुनिंद शासक थे। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर लगभग 3वीं-4वीं ईस्वी तक इसका शासन रहा। कब तक रहा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों
पूछूं मैं, तीसरी चौथी ईस्वी तक इसका शासन रहा और उत्तराखंड पर राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद शासक। ठीक है, तो अशोककालीन अभिलेख से ज्ञात होता है प्रारंभ में कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। जो अशोक का काल से मैंने बताया ना कि देहरादून के उत्तर टॉन से यमुना के संगम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे उसमें कि जो प्रारंभ में कुनिंद लोग थे वो मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति था। कौन था? अमोघ भूति। कौन है? अमोघ भूति। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक कौन हो सकता है? मोघ से याद रखना, माया। मोघ से माया, मोघ से माया, भूति से भूत, भूत माया। ठीक है, याद करने का तरीका, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली भूत माया। भूत, जो भूत होगा उसके पास क्या होगी? माया होगी, और वही क्या होगा? सबसे शक्तिशाली होगा। तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। ठीक है, तो प्रथम शती ईसा पूर्व अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों ने अधिकार कर लिया। प्रथम शती ईस्वी के बाद अमोघ भूति की मृत्यु हुई ना, उसके बाद शकों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मंदिर एवं मूर्तियों की उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करती है। शकों के अधिकार की पुष्टि कौन करती है? ये शक संवत का प्रचलन जो कैलेंडर है वो हो गया, और सूर्य मंदिर और मूर्तियां होंगी। ठीक है, जो शकों के क्या करती है? अधिकार की पुष्टि करती है। सूर्य मंदिर कहाँ है सबसे प्रसिद्ध? आपसे अगर ऑल इंडिया के हिसाब से पूछा जाए तो ये हमारा पुरी। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ? कटारमल। ठीक है, कटारमल का सूर्य मंदिर। दूसरा कहाँ है हमारा? अल्मोड़ा। ठीक है, कोसी के पास अल्मोड़ा। ठीक है, सूर्य मंदिर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया था पहली बार कि निम्न में से कहाँ सूर्य मंदिर स्थित है, तो वहाँ पे पुरी दिया था ऑप्शन। ठीक है, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में सूर्य कटार मंदिर प्रसिद्ध है। उसके अलावा दूसरा कहाँ है हमारा? ये है हमारा अल्मोड़ा, कोसी के पास। ठीक है, अल्मोड़ा के कुनिंद मुद्राओं पर नाम अंकित है। किस किस का? जो अल्मोड़ा से जो कुनिंद जो मुद्राएं प्राप्त हुई ना, उसमें किसका नाम था? आसेक हो गया, गोमित्र हो गया, हरदत्त, शिवदत्त आदि का नाम क्या था? अंकित था। शकों के बाद प्रथम शती के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भाग पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? कुषाणों। देखो ना, जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वो अधिकार करते रहेगा। पहले कौन था? कुनिंद शासक था। ठीक है, उसके बाद कौन आगे? शक आ गई। अब शकों को भी हरा के कौन आगे? कुषाण आ गए। ठीक है, अब कौन आगे? कुषाण आ गए। तो ठीक है, वीरभद्र ऋषिकेश। ठीक है, मोरध्वज कोटद्वार पे है। ठीक है, वीरभद्र कहाँ है? ऋषिकेश में है। मोरध्वज कहाँ है? कोटद्वार में है। और गोविषाण कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, में पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। इन स्थानों में क्या मिले हैं? पर्याप्त में कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कार्तिकेयपुर राज्य, बात करते हैं कार्तिकेयपुर राज्य। ठीक है, किसके बारे में? कार्तिकेयपुर राज्य के बारे में। इस राज्य के क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित था। कार्तिकेयपुर राज्य के संस्थापक कुनिंद लोग थे। कौन थे? कार्तिकेयपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? कुनिंद लोग थे। अगर मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछूं मैं कि कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? बताया मैंने कि भूत के पास माया है। ठीक है, भूत माया, जिसके पास माया है, भूत के पास माया है, तो वो क्या होगा? सबसे शक्तिशाली होगा। तो भूत माया क्या? अमोघ भूति। भूति। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? कुनिंद लोग ही माने जाते हैं। 5वीं शती के उत्तरार्ध नागों ने कार्तिकेयपुर के कुनिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर दी। देखो, अब आगे नए कौन आ गए? अब कौन आगे? उत्तरार्ध में नागों ने कार्तिकेयपुर के कुनिंद राजवंशों की सत्ता समाप्त कर लिया, उत्तराखंड पर अधिकार जमा लिया नागों ने। अब जमा लिया किसने अधिकार? नागों ने। ठीक है, 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध कन्नौज के मोखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर दी। देखो ना, एक के बाद एक को समाप्त कर रहे हैं। अब कन्नौज के मोखरी राजवंश आ गया। ठीक है, इनने नागों को हरा के क्या कर दी? नागों की सत्ता समाप्त कर दी। और उत्तराखंड पे किसका शासन हो गया? अब 6वीं शताब्दी में किसका शासन हो गया? कन्नौज के मोखरी राजवंश का क्या हो गया? शासन हो गया। ठीक है, तो बाणभट्ट के हर्षचरित में
हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन है। बाणभट्ट के क्या हर्षचरित में क्या है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों क्या क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। हर्षकालीन चीनी यात्री हुएंगसान हिमालय को क्या पोलीहीमोपोलो कहा गया। क्या कहा गया उसने हिमालय को, पोलीहीमोपोलो। और ब्रह्मपुर राज्य में गया था, उसने क्या बोला इससे, ब्रह्मपुर राज्य कहा। पोलीहीमोपोलो जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। क्या था, ब्रह्म राज्य बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें तो चीनी यात्री कितने हुए, 4 हुए। तो कौन कौन से हुए, चीनी यात्री उसको फांसी दो, फांसी दो, ठीक है, चीनी यात्री को फांसी हुई, ठीक है, चीनी यात्री को फांसी हुई। फौ से कौन सा हो गया, फायान हो गया, फांसी से संयुन हो गया, और चीनी यात्री को फांसी दो, ठीक है, चीनी इत्सिंग संयुंग, ठीक है। हमारे 4 चीनी यात्री हुए थे, हुइंगसान हो गया, फायान हो गया, इत्सिंग और सतयुंग होंगे, ठीक है, ये 4 चीनी यात्री थे। लेकिन हर्षकालीन चीनी यात्री हुइंगसान हिमालय को क्या बोल गए, पोलीहीमोपोलो ब्रह्मपुर राज्य में गया था, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। हरिद्वार के बारे में हुइंगसान लिखता है कि भागीरथी नामक नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है, जो लगभग 20 ली मतलब क्या होता है, ये एक चीनी माप है। जैसे हमारे वहाँ होता है ना, माणा हो गया, ठीक है, मुट्ठी हो गया, तो चीनी माप क्या है, ली है, ठीक है, लगभग 20 ली माप के घेरे में है। तो वो क्या बोलते हैं, जो भागीरथ नामक नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है, तो वो लगभग 20 ली नामक क्या है, 20 ली मतलब 20 ली मतलब होता है चीनी माप। जैसे 20 मुट्ठी, 20 किलो, 20 हेक्टेयर, ठीक है, ऐसी 20 ली क्या होता है, एक माप होता है कि घेरे में है। तो बहुराजकता का युग, ठीक है, अब आ गया बहुराजकता का युग, ठीक है। मैंने बताया कि किस प्रकार उत्तराखंड में राज्यों का शासन रहा। जो ज़्यादा शक्तिशाली था उनने पुराने को हराया, कम शक्तिशाली को हराया, अपना स्थापित कर लिया, तो बहुराजकता का युग आ गया, ठीक है। तो हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड छोटे छोटे कई राज्यों में विभाजित हो गया। हर्ष की मृत्यु के बाद कौन सा हो गया, उत्तराखंड कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। तो पहली बात करते हैं हम कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में, ठीक है। तो 700 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना होगी। कब, 700 ईस्वी इसकी स्थापना हुई। 300 वर्ष तक इसकी राजधानी जोशीमठ थी। बाद में अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी स्थित बैजनाथ बागेश्वर में कर दिया गया। टोटल कितने, 700 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना हुई, ठीक है, 700 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। 300 वर्षों तक इसकी राजधानी तो जोशीमठ थी, ठीक है, जिसे और बाद में अल्मोड़ा में के कत्यूर घाटी नामक स्थान बैजनाथ या बागेश्वर में कर दिया गया। इस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। किसे प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, तो ये हमारे कार्तिकेयपुर राजवंश को, ठीक है। इस राजवंश के परिवार का प्रथम राजा, ठीक है, इस राजवंश के परिवार का प्रथम राजा कौन था, हमारा बसंत देव था। इसे क्या परमार भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। जो बसंत देव था ना, इसने क्या परमा भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। बागेश्वर लेख में राजा बसंत देव के बाद शासक का नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद खरफड़ देव का नाम उल्लेख है। बसंत देव के बाद कार्तिकेय राजवंश में किसका नाम आता है, खरफड़ देव का आता है, ठीक है। कल्हण की मुख्य पुस्तक रास्तरंगिणी, ठीक है, किससे संबंधित है पुस्तक, ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रास्तरंगिणी किसकी पुस्तक है, कल्हण की पुस्तक है, ठीक है। किससे संबंधित है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। उसमें क्या ललितादित्य मुक्तापीड़ा द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। जो रास्तरंगिणी है ना कल्हण की पुस्तक, तो उसमें क्या है, राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ा द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। संभवतः इसी समय खरपड़ देव ने नई राजवंश की स्थापना कर ली थी, और इसी समय क्या खरपड़ देव ने क्या कर ली, नई राजवंश की स्थापना कर ली। खरपड़ देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। किसके समकालीन था खरपड़ देव, कन्नौज के राजा यशो
यशोवर्मन के क्या था, यशोवर्मन के क्या था, समकालीन था। इसके पश्चात इसका पुत्र कल्याण राज शासक बना। ठीक है, जो खरपर देव था उसके बाद कौन, कल्याण राज शासक बना। बसंत देव आया पहले, उसके बाद खरपर देव आया, अब खरपर देव का बेटा आ गया कल्याण राज आ गया। ठीक है, खरपर देव वंश का अंतिम शासक उसका पोता त्रिभुवन राज था। ठीक था, उसके क्या थे, पापा। ठीक है, खरपर देव, कल्याण राज के पापा कौन थे, खरपर देव थे, और खरपर देव का नाती कौन था, त्रिभुवन था। ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ, खरपर देव ने कन्नौज का राजा के समकालीन माना जाता है। ठीक है, तो बसंत देव के बाद खरपर देव, खरपर देव के बाद कौन आता है, हमारा कल्याण राज आता है, खरपर देव का बेटा, और फिर कल्याण राज का बेटा आता है हमारा त्रिभुवन राज। ठीक है, इसने भी क्या, परमार भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने, हमारे त्रिभुवन राज ने, और एक किसने की थी, हमारे बसंत देव ने। ठीक है, महाधिराजा धीराज पधार रहे हैं बोलते थे ना, आपने सुना होगा। तो परमार भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण किए हुए थे। अब आ गया निम्बर वंश, कार्तिकेय के बाद क्या आ गया, निम्बर वंश आ गया। तो इसके बारे में जान लेते हैं। निम्बर ने पालू से संधि कर ली थी। निम्बर ने किससे संधि कर ली, पालू से संधि कर ली। निम्बर शैव मतावली था, क्या था, शैव मतावली था। उसने जागेश्वर में विमान निर्माण करवाए थे। किसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण किया, तो ये किसने कराया, निम्बरों ने। किसने, निम्बरों ने। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बना। अब उसका पुत्र, ठीक है, निम्बर के बाद कौन बना, इष्टगण शासक बना। कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला यह ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। वह कौन सा राजा था जिसने समस्त उत्तराखंड को प्रथम बार एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, तो ये हमारा कौन था, इष्टगण था। देखो याद कैसे करेंगे, सबकी भलाई के लिए कौन सोचता है, इष्ट मतलब भगवान, इष्ट मतलब भगवान। ठीक है, इष्ट मतलब भगवान, गण मतलब उसके गण से के भक्त। ठीक है, इष्ट ने भगवान ने, गण मतलब उसके भक्त, सभी की भलाई के लिए क्या गया, उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ठीक है, याद कैसे करेंगे, तो उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया, ईस्ट गण ने। उत्तराखंड की जनता कौन थी, गण थी, ईस्ट कौन था, देव था। ठीक है, याद करने का तरीका है। ठीक है, जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीस तथा नटराज निर्माण ईष्टगण के ने करवाया था। ठीक है, इष्टगण के बाद उसका पुत्र ललित देव शासक बना। अब ठीक है, इष्ट देव के बाद कौन आ गया, इसका बेटा ललित देव शासक बना। ठीक है, पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे काली कलंक पंख के में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है। किसे बताया गया है, ललित देव को। ठीक है, क्या बताया गया है कि काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है हमारे ललित देव को, इष्टगण के पुत्र ललित देव को। ठीक है, ललित देव के बाद उसका पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। ललित देव के बाद कौन आया, भूदेव आया। ठीक है, पहले कौन आया, निम्बर आया। निम्बर के बाद निम्बर का पुत्र इष्टगण आया। इष्टगण के बाद कौन आया, हमारा ललित देव आया। ललित देव के बाद हमारा कौन आया, भूदेव राजा बना। ठीक है, तो इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया तथा बैजनाथ मंदिर में सहयोग दिया। किसने बौद्ध धर्म का विरोध किया, तो ये हमारा भूदेव ने बौद्ध धर्म का विरोध किया और बैजनाथ मंदिर का क्या कह रहा, निर्माण में सहयोग किया। बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्र लेखों के अनुसार सोड़ादित्य के पुत्र इच्छादेव ने सोड़ादित्य वंश की स्थापना की। क्या बोल रहा है कि जो पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्र लेख है ना, उसके अनुसार सोड़ादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने सोड़ादित्य वंश की स्थापना की। इच्छरदेव के बाद क्रमशः देशदेव हो गया, पद्मदेव हो गया, सुमक्षिराज देव आदि शासक हुए। ठीक है, इच्छरदेव के बाद देशदेव हो गया, पद्मदेव, सुमक्षिराज देव आदि शासक हुए। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार क्या कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे। क्या बोलते हैं इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी, क्या बोलते हैं कि जो कार्तिकेयपुर के राजा थे मूलतः अयोध्या के थे।
इन क्या था, राजा शालिवाहन कार्तिकेय राजाओं के आदि पुरुष माने जाते हैं। जो राजा शालिवाहन थे ये कार्तिकेय राजाओं के आदि पुरुष माने जाते हैं। इन राजाओं के इष्ट देवता कार्तिकेय थे। इनके इष्ट देवता कौन थे, कार्तिकेय थी। इनकी जो शासकों की राजभाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्तिकेय वो राजवंश की राजभाषा क्या थी, संस्कृत थी। क्या थी, संस्कृत थी। अशांति देव ने कत्यूर राज्य में अशांति देव राजवंश की स्थापना की। ठीक है, अशांति देव ने कत्यूर राज्य में क्या, अशांति देव राजवंश की स्थापना की। ठीक है, कुछ समय पश्चात इन्होंने अपनी राजधानी जोशीमठ कर ली। तो कुछ समय बाद इन्होंने अपनी राजधानी जोशीमठ कर ली। इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जो एक अत्याचारी एवं कामुक राजा था। ब्रह्मदेव क्या था, अत्याचारी एवं कामुक राजा था। जागरों में इसे वीरमदेव या वीरदेव कहा जाता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि वीरमदेव या वीरदेव के नाम से किसे जाना जाता है, किस राजा को जाना जाता है, ठीक है, लिख दिए उसमें ललित देव, भूदेव, ब्रह्मदेव और क्या इच्छर देव। तो किसको जाना जाता है, हमारे ब्रह्मदेव को जाना जाता है। वीरमदेव या वीरदेव के नाम से जाना जाता है। जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार 1900 क्या बोला है, 1398, ठीक है, कि जिया रानी के लोक गाथा के अनुसार 1398 ईस्वी में तैमूर लंग द्वारा हरिद्वार पर आक्रमण करने पर ब्रह्मदेव ने उसका सामना किया और इसी के साथ इस वंश का अंत हो गया। जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार ना 1398 ईस्वी में तैमूर लंग द्वारा हरिद्वार पर आक्रमण करने पर ब्रह्मदेव ने उसका सामना किया और इसी साथ इस वंश का भी अंत हो गया। और 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल्ल ने कत्यूर राज्य पर आक्रमण करके उसका कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। अब नेपाली राजा आ गए, ठीक है, नेपाली राजा कौन आ गए, अशोक चल्ला आ गए, ठीक है। इनने क्या कर दिया, उत्तराखंड के कुछ भाग पे आक्रमण कर दिया, ठीक है, और उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। 1223 ईस्वी दुलू नेपाल के शासक कालचल्ल देव ने भी कुमाऊं पर आक्रमण कर लिया। अब नेपाल के शासक कालचल्ल देव थे, ठीक है, काचल्ल देव थे, इनने भी कुमाऊं पर आक्रमण कर लिया। तो कुमाऊं का जो चंदसार राजवंश था उसके बारे में बात कर लेते, ठीक है। तो 14वीं शताब्दी बाद संपूर्ण कुमाऊं में चंद लोगों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस वंश का संस्थापक थोहर चंद को माना जाता है। कुमाऊं में चंद वंश का राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है, थोहर चंद को माना जाता है। इसके पश्चात भीष्म चंद और भीष्म चंद के बाद कल्याण चंद तृतीय, ठीक है। थोहर चंद, भीष्म चंद और कल्याण चंद्र तृतीय। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, गरुड़ ज्ञानचंद्र था। कौन था, गरुड़ ज्ञानचंद्र था। बाज बहादुर चंद भी इस वंश का एक शक्तिशाली राजा था। बाज बहादुर चंद भी इसी राजवंश का क्या था, एक शक्तिशाली शासक था, जिसने अपने हुए समय में तिब्बती आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया, ठीक है। जिसने अपने कार्यकाल के समय हुए जो तिब्बती आक्रमण था उनका क्या किया, सफलतापूर्वक सामना किया। कल्याण चंद्र चतुर्थ के शासनकाल 1730 से 48 में कुमाऊं पर रोहिल्लों का आक्रमण हुआ। अब किसका आक्रमण हो गया, 1730 से 48 में रोहिल्लों के आक्रमण हो गया, ठीक है। इस आक्रमण में कुमाऊं को अपार क्षति हुई। जो रोहिल्लों ने आक्रमण किया ना कुमाऊं पे, तो कुमाऊं पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्षति हुई, ठीक है, जिससे गढ़वाल कुमाऊं शासक प्रदीप शाह ने काफी सहायता की। जिसमें गढ़वाल शासक ने कुमाऊं की क्या की, बहुत सहायता की। वो कौन थे, प्रदीप शाह थे। चंद शासकों का राज चिन्ह क्या था, गाय थी। चंद शासकों की राज चिन्ह क्या थी, गाय थी। अब आ गया गढ़वाल का परमार वंश आ गया, ठीक है, परमार या पवार वंश आ गया, ठीक है। तो 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में छोटे बड़े 52 ठोकरी राजाओं खस्सियों का शासन रहा। क्या बोला, 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में छोटे बड़े 52 ठोकरी राजाओं एवं खस्सियों का शासन रहा। इसमें सबसे शक्तिशाली चांदपुर गढ़ का राजा भानु प्रताप था। इसमें कौन था शक्तिशाली, चांदपुर गढ़ का राजा भानु प्रताप था। परमार शासकों को लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने शाह की उपाधि दी थी। तो क्या बोल रहा कि जो परमार शासक थी ना, तो उसके परमार शासक को लोधी वंश के शासक, ठीक है, बलहोल लोधी ने शाह की उपाधि दी, ठीक है। सर्वप्रथम बलभद्र शाह नामक परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ा। सर्वप्रथम किसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ा, तो ये हमारे थे बलभद्र शाह। किसने, बलभद्र शाह। आगे बढ़ते हैं।
1635 में मुगल शाहजहां सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर क्या कर दिया, हमला बोल दिया। उस समय अवयस्क, ठीक है, उस समय अवयस्क पृथ्वीपति शाह सहित गढ़वाल राज्य की संरक्षिता महारानी कर्णावती, वेरी इंपोर्टेंट है, महारानी कर्णावती, अभी जानते हैं किस लिए कर्णावती बोलते थे, ने वीरता से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए। इस घटना के बाद महारानी कर्णावती को नाक काटी या नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। परीक्षाओं में पूछा गया था कि निम्न में से किस रानी को नाकटी या नकट्टी रानी के नाम से जाना जाता था, तो ये महारानी कर्णावती को जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, जब मैंने बताया कि 1635 में जो मुगल शाहजादा ने क्या किया, उनके सेनापति ने जब दून घाटी पर हमला की तो अवयस्क पृथ्वीपति शाह और ये जो हमारी कर्णावती थी इसके संरक्षण में क्या किया, इन्होंने मुगल सैनिकों को पकड़ा के बड़ी वीरता से उनके नाक काट दिए। उस समय से इसको क्या, नाकटी रानी के नाम से प्रसिद्धि मिली। 1790 में कुमाऊं, ठीक है, के चंदों को पराजित करने के बाद गोरखा ने 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया और पराजित हो गए। ठीक है, अब बात आ गई, अब आगे गोरखा बहुत ही लड़ाकू थे, बहुत ही शूरवीर एवं लड़ाकू हुआ करते थे गोरखा। ठीक है, 1790 में कुमाऊं के चंदों को पराजित कर लिया था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद गोरखा ने 1791 में, ठीक है, तुरंत एक साल बाद उन्होंने क्या कर दिया, नहीं भाई हम नहीं रोकेंगे, हमने कुमाऊं को हरा लिया, अब गढ़वाल को भी हम हराएंगे, कुमाऊं पे हमने कर्जा कर लिया, गढ़वाल भी हमारा होगा। तो तुरंत एक साल बाद ये गढ़वाल पे इन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और वहां क्या हो गए, पराजित हो गए। और इन्होंने एक संधि की और प्रतिवर्ष क्या किया, 25,000 रुपया वार्षिक कर लगाया गया गढ़वाल द्वारा नेपाल के शासकों गोरखाओं पर। ठीक है, क्या लगाया, 25,000 वार्षिक कर लगाया गया और बोला कि आज से हम अब यहाँ पे आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन गोरखा चुप बैठने वाले नहीं थे। ठीक है, फिर उनके बारे में पढ़ते हैं आगे कि क्या हुआ। ठीक है, फरवरी 1803 अमर सिंह थापा हो गए, हस्तिदर चौतरिया हो गए ने गढ़वाल पर आक्रमण कर काफी भाग पर कब्जा कर लिया। दोबारा उन्होंने 1803 में फिर आक्रमण कर दिया। कौन थे, अमर सिंह थापा हो गए, हस्तिदर चौतरिया हो गए ने गढ़वाल पर आक्रमण कर लिया और काफी ज्यादा भाग पर कब्जा कर लिया। और क्या, प्रद्युम्न शाह ने एक पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बना लिया। जो प्रद्युम्न शाह थे उसके एक पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को, ठीक है, प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया। उसे क्या किया, बंदी बनाया और काठमांडू भेज दिया। जबकि दूसरे पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगा। जो दूसरा पुत्र था ना उसका सुदर्शन शाह, उसने हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे। उनकी मांग पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, ठीक है, जो सुदर्शन शाह था उसने अंग्रेजों से मदद ली और अंग्रेज के गवर्नर क्या, हेस्टिंग्स ने क्या किया, ने अक्टूबर 1814 में गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेज शासन भेज दी। गोरखाओं के विरुद्ध ने इस गवर्नर ने क्या कर दिया, अंग्रेजी शासन भेज दी। और क्या हुआ कि 1815 में ही उन्होंने क्या किया, युद्ध किया और गढ़वाल को स्वतंत्र करा दिया, गोरखाओं को हरा दिया। ठीक है, अंग्रेज बड़े तेज थे, बहुत ज्यादा मस्तिष्क से तेज थे, उन्होंने क्या किया, राजनीति खेल के क्या किया, इन्हें हरा दिया, किन्हें, गोरखाओं को हरा दिया और क्या कर दिया, गढ़वाल क्षेत्र को स्वतंत्र करवा दिया। सबसे प्राचीन राजा मानशाह 1591 में से 1611 के समय की काव्य मानोदय है, जिसका रचना भरत कवि ने की है। सबसे पुरानी अगर हम बात करें, सबसे प्राचीन राजा कौन थे, मानशाह थे। इनकी एक प्रसिद्ध काव्य है, उसका नाम क्या है, मानोदय है। ठीक है, जिसकी रचना किसने की, भरत कवि ने की थी। 28 नवंबर 1815 संगोली में एक संधि हुई थी और मार्च 1816 में नेपाल सरकार ने इसे स्वीकार किया था। देखो 1815 में नेपाल के गोरखा और इन पे एक संधि हुई थी, संगोली की संधि कहा जाता है। ठीक है, 1815 में हुई थी, लेकिन 15 के बाद कब स्वीकार किया नेपाल वालों ने इसे, नेपाल के जो शासक हुआ करते थे, 1816 में उन्होंने ये स्वीकार किया। अंग्रेज शासन अप्रैल 1815 तक कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद टिहरी राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तरी पूर्वी भाग बना लिया।
इस क्षेत्र के प्रथम कमिश्नर कौन थे? कर्नल गार्डनर थे। कौन थे इस क्षेत्र के प्रथम कमिश्नर? परीक्षा में पूछ लिया था तो कौन थे हमारे? कर्नल गार्डनर थे। कब थे? मई 1815 से, ठीक है, नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया कर्नल गार्डनर को? मई 1815 में नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद प्रशासनिक सुविधा के लिए कुमाऊं जनपद का गठन किया गया और गढ़वाल नरेश के लिए गए क्षेत्र को एक नया परगना बना दिया गया, जबकि देहरादून को 1817 में सहारनपुर जनपद से मिला दिया गया। देहरादून को किससे? सहारनपुर जनपद से मिला दिया। कब मिलाया? 1817 में। इस प्रकार आरंभ में उत्तराखंड दो राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में गठित हो गया। अब क्या उत्तराखंड क्या हो गया? उत्तराखंड और गढ़वाल दोनों क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए, ठीक है, गोरखाओं से मुक्त हो गए और ये क्या हो गए? एक अलग राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में गठित हुआ, ठीक है। एक कुमाऊं जनपद, एक गढ़वाल जनपद, ठीक है। कुमाऊं में 6 डिस्ट्रिक्ट, जो अभी वर्तमान में कुमाऊं में 6 डिस्ट्रिक्ट और वर्तमान में गढ़वाल में 7 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कुमाऊं जनपद की बात कर लें, ठीक है। 1854 में नैनीताल को कुमाऊं का मुख्यालय बनाया गया। कुमाऊं का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? 1854 में नैनीताल को बनाया गया। कब बनाया गया? 1854 में। और 1891 में कुमाऊं के 2 जिलों बने। 1891 में, ठीक है, 2 जिले बने, एक अल्मोड़ा, एक नैनीताल, ठीक है। और सन 1904 ईस्वी में नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट नाम दिया गया। और क्या बोला कि 1804 में नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को क्या गया? हिल स्टेट नाम दिया गया। और दूसरा जो भाग था वो गढ़वाल राज्य था, ठीक है। तो 1840 में, ठीक है, गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर को बनाया गया। कब बनाया गया? 1840 में बनाया गया। गढ़वाल का जो क्या था मुख्यालय था वो श्रीनगर बनाया था। तो दोस्तों ये था हमारा उत्तराखंड का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? उत्तराखंड का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, जिसमें क्या पढ़े हमने? विभिन्न गुफा, लाखों गुफा, ठीक है, लेपथाप, किमनी, फलसीमा, पेटसाल, ठीक है, मलारी, डुगरी। तो हमने क्या प्रागैतिहासिक में ये पढ़ा, आद्य ऐतिहासिक पढ़ा, ठीक है। और क्या पढ़ा? ऐतिहासिक काल पढ़ा, उसके विभिन्न राजवंशों के बारे में चर्चा कर ली कि कब कब कौन सा राजवंश यहाँ पे आया और कौन कितना शक्तिशाली था, किसका राज्य किस प्रकार था, ठीक है। प्रमुख लेखों के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तराखंड का जो प्रमुख क्या था, इतिहास का जो प्रमुख सीरीज चल रहा था, ये हमारा यही समाप्त होता है। आपको अगर इसी प्रकार की उत्तराखंड की वीडियो चाहिए और क्या चाहिए आपको? यूटेट, सीटेट, यूके ट्रिपल एससी हो गया, ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन चाहिए, एक अच्छा संकलन चाहिए, तो आप हमारे पीडीएफ हमारे यूट्यूब ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारे फेसबुक में हिंदी में उपकार नाम सर्च मार के फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक में टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। पीडीएफ को पाने के लिए लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और आपको आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि में क्या होंगी? बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। देखो, परीक्षाओं की दृष्टि से पढ़ोगे तो पढ़ा हुआ आप क्या हो जाओगे? जल्दी भूल जाओगे। कुछ मतलब पेपर निकालने की दृष्टि से पढ़ोगे तो एकदम से भूल जाओगे, ठीक है। सीखने की दृष्टि से आपको पढ़ना है। जितना अधिक सीखने की दृष्टि से पढ़ोगे उतना अधिक आप क्या रहेगा? आपको याद रहेगा। तो जल्द हमारा क्या आएगा? नया वीडियो आएगा, उत्तराखंड का इतिहास भाग 3।